जो बच्चे एएसडी में डिप्लोमा कर रहे हैं और जो सेकंड ईयर के अंदर हैं, जिनके एग्ज़ाम जो है सेकंड ईयर वाले जून में हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोविड के चक्कर में नहीं हुए हैं और वो एग्ज़ाम अब 7 तारीख से शुरू हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम आपका 7 तारीख को शुरू है। उम्मीद कर रही हूँ कि सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए कि आप अच्छे से कर पाएँ। प्रीवियस पेपर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप उसे देखकर समझ सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी यूनिट में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रीवियस पेपर करने बहुत ज़रूरी हैं। रीज़न क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं, तो इसलिए चलिए बिना वक्त ज़ाया के आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और एजुकेशन अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे सेकेंड ईयर वाले जो एएसडी में डिप्लोमा कर रहे हैं बच्चे, उन तक ये क्वेश्चन पेपर पहुंच सके और वो भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। सबसे हम पहले पेपर नंबर 12 देखने वाले हैं, जो आपका है एडल्टहुड, फैमिली एंड कम्युनिटी नीड्स। आप सभी जानते हैं कि आपके जो एक्सटर्नल मार्क्स है 60 मार्क्स के आने वाले हैं और जो पेपर है 4 भाग में डिवाइड होगा, पार्ट ए, बी, सी, डी। पार्ट ए जो है आपका 5 मार्क्स का होता है और उसके अंदर 5 क्वेश्चन ही होते हैं, यानी आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और आपको सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। प्रीवियस पेपर के अंदर जो शॉर्ट फॉर्म आई हुई है आपकी निपिड, SHG, SSA, UNCPRD, MSJE, ये सभी आप जो है शॉर्ट फॉर्म नेट से भी देख सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए आपको मिल जाएगी। बाकी आपने पढ़ी भी है। और एक चीज़ आपको बता दूं, इस पार्ट के अंदर, पार्ट ए के अंदर अभी इस पेपर के अंदर आपके जो है फुल फॉर्म पूछी हुई हैं, लेकिन कभी कभी इसके अंदर डैश भी आ जाती है। ज़्यादा जो चांसेस होते हैं आपके फुल फॉर्म के होते हैं, लेकिन अदरवाइज कभी कभी इसमें डैशेस भी आई हुई है, हमें देखने को मिली है। 1 नंबर की होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं, 1 नंबर की ही आती हैं। दूसरी चीज़ एक ये बता दूं कि अगर पार्ट ए के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपका पार्ट ए की फुल फॉर्म है ज़रूरी आपकी इसी पेपर के अंदर से ही आएंगी। फुल फॉर्म जो है आपने जितना भी सिलेबस कवर किया है अभी तक, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, दोनों को कंबाइंड करके आती हैं, किसी भी पेपर से कहीं से भी आ सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइक एग्जाम्पल हम इसी में देख लेते हैं, आपका UNCPRD, आपका पेपर नंबर 12, आपका निपिड, निपिड को जो है आपने पेपर नंबर 12 में कहीं नहीं पढ़ा। UNCPRD आपका पढ़ा हुआ एक्टिव वाला, आपका पेपर नंबर 12 लास्ट यूनिट है आपकी, लेकिन आपने निपिड जो है आपने इस पेपर में नहीं पढ़ा है। लेकिन आपको पता है निपिड है क्या? आपका MSJE यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है। अदरवाइज इस पेपर में स्पेसिफिक हमने कहीं नहीं इसको पढ़ा है। बाकी SSA, ये आप कह सकते हैं एक्ट वाला पार्ट इसके अंदर है, लेकिन हमने ऑटिज्म का जो पार्ट SSA कवर नहीं करता है, और ये आपका पेपर जो है स्पेसिफिक ऑटिज्म का पेपर है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ स्पेसिफिक इस पेपर का नहीं है, लेकिन आपके कोई भी कोर्स से बाहर नहीं है। इसी तरीके से आपका SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये मैं आपका कहूँगी आपका इसी से रिलेटेड है। स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा कहीं पे इस पेपर के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप का, लेकिन आपका जब आप फोस्टर होम वगैरह कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ही थोड़ा बहुत है। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 5 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप सभी पेपर देने जाएंगे तो एक बार सारी शॉर्ट फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है पार्ट बी। पार्ट बी आपका 10 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चन है, कोई चॉइस नहीं है, पांचों करने हैं, यानी सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है आपका व्हाट इज फॉस्टर होम। सेकंड आपका राइट द पर्पस ऑफ पेरेंट्स ट्रेनिंग। व्हाट इज सेल्फ एडवोकेसी। मेंशन 2 लीगल प्रोविजन फॉर पर्सन विद ASD। राइट 2 फंक्शन ऑफ RCA। आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है कुछ भी आपका पेपर के अंदर से जो है कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं, डेफिनेशंस आती हैं, तो इसके अंदर आपको यही सब रहता है। अदरवाइज कुछ एक्टिविटीज वाला होता है तो एक्टिविटीज पूछ ली जाती हैं। तो ये पार्ट आपका इजी रहता है, आप इससे अपने नंबर खींच सकते हैं पहले पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। अगर आपने ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो नंबर आपके खिंच जाते हैं, अच्छी परसेंटेज आती है। नेक्स्ट जो आता है पार्ट सी आता है आपका, जो आपका 25 नंबर का होता है और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 5-5 नंबर के। और इस पार्ट के अंदर आपको लेकिन क्वेश्चन 7 दिए जाते हैं, आपके पास चॉइस होती है, जो आपको अच्छा आता है उसे पास कर सकते हैं, 2 आप कोई भी छोड़ सकते हैं। देख लेते हैं लास्ट ईयर किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहला है डिस्कस द मैरिज रिलेटेड इश्यू ऑफ पर्सन विद ASD। सेकेंड है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रिस्पाइट केयर फॉर पर्सन विद ASD। Discuss briefly the role of professional organization providing service to person with ASD. Next है आपका why is CBR initially. Next है write the international legal provision for person with ASD. Discuss briefly the different national rehabilitation programs for person with ASD in India. नेक्स्ट लास्ट आपका 7th जो क्वेश्चन है आपका इलिस्ट्रेट द रोल ऑफ कम्युनिटी इन CBR। ये यानी आपका देख सकते हैं पूरे के पूरे पेपर को कवर किया हुआ है, 5 नंबर का है। आप जो है इसको आप जिनकी हैंडराइटिंग खुली है वो 2 पेज में आपका, नहीं तो 1.5 पेज में, यानी आप 300 से 500 वर्ड मिनिमम आपको इसके अंदर लिखने होते हैं, 300 से 500। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपके पास जो कॉपीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, इसलिए ये गलती मत करिएगा कि आप बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं और 10 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है उनके लिए जगह नहीं बची है। इस चीज को आप मैनेज करके चलिए कि आपके पास जितनी कॉपीज हैं उसमें से सबसे पहले जो आपका है 1 नंबर के क्वेश्चन, ज्यादा खुला खुला लिखने की जरूरत नहीं है। 5 को अगर आपको करना है तो 5 से 6-7 लाइन में आपका आधा पेज के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि उसे आपने एक एक वर्ड में लिखना है तो ज्यादा खोल के लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता था आपका बी, जो 2 पार्ट का था, 2 नंबर का था, जिसको आपको 2 से 4 लाइनों में ही लिखना है, ज्यादा बड़ा उसका भी नहीं लिखना। सभी 5 क्वेश्चन को आपको 1.5 पेज के अंदर ही लिखना चाहिए। उसके बाद आपका आता है 5 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए आपको 1.5 से 2 पेज, इससे आप ऊपर नहीं खींचेंगे। अगर आप इससे ऊपर खींचेंगे तो आपको दिक्कत होगी। 1.5 से 2 पेज कहने का मेरा मतलब है आपके 300 से आपके 500 के वर्ड के बीच में होना चाहिए जस्ट। ऐसे ना हो मैं 1.5 पेज कह रही हूं तो आप खुली खुली हैंडराइटिंग में 1.5 पेज लिख दे, तो वो गलत है। आपका कंटेंट जो है उतना नहीं होगा, पेपर चेक करने वाले को पता लग जाता है कि आपने किस तरीके से लिखा है, कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो उस चीज को ध्यान में रख के करिए। आप अपनी हैंडराइटिंग अगर जिसकी भी खुली है वो अपना जो हैंडराइटिंग को थोड़ा सा ढंग से लिखिए, ज्यादा खोल के लिखने की जरूरत नहीं है। साइडों पे जो आप लोग लाइनें लगाते हैं उसकी जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए आपको यही सजेस्ट करूंगी मैं कि थोड़ा सा पेज को ध्यान में देकर चलिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग सेकंड टाइम दे रहे हैं तो आप लोगों को पता है कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट टाइम बहुत बच्चों ने ये गलती की होगी, लेकिन प्लीज इस बार जो है पिछली बार की गलतियों को मत दोहराइएगा। और अब पे एक बार क्वेश्चन को भी बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे आपके यूनिट्स को कवर करते हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट से भी क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट यूनिट का ही है। सेकंड यूनिट से आपका सेकंड क्वेश्चन है। फिर आपका ये जो है सर्विसेज वाला है वो थर्ड यूनिट का है। और CBR
4th यूनिट का है थर्ड क्वेश्चन, और सीबीआर जो आपका 3rd यूनिट का है, और लीगल प्रोविजन आपके जो हैं आपके 4th यूनिट, और इस सबको कवर करते हैं। जो लास्ट है वो भी आपका 3rd यूनिट का है। तो आप इस चीज को ध्यान में रख के चलिए कि पूरे के पूरे पेपर में से जो है 5 नंबर के क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आए हैं जो आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है जो पूरी यूनिट को में स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वो आपके टीचर्स ने बताया होगा, तो उसको बहुत जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। और ये पेपर एएसडी स्पेसिफिक, अभी जैसे मैंने बताया था कोर पेपर नहीं है, एएसडी स्पेसिफिक है, तो आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के अंदर एएसडी है, और आपको अपने आंसर भी एएसडी से रिलेटेड देने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप फोस्टर होम लिख रहे हैं, फोस्टर होम के बेनिफिट्स लिख रहे हैं, या रिस्पाइट केयर लिख रहे हैं, रिस्पाइट केयर के बेनिफिट्स लिख रहे हैं, तो वो बेनिफिट एएसडी बच्चों के लिए क्या है वो लिखना है, ना कि जनरल बताना है कि रिस्पाइट केयर के। तो आपका आंसर भी एएसडी स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट हम डी पार्ट पे आ जाते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते क्योंकि सारे पेपर्स को हमने कवर करना है। नेक्स्ट जो आता है पार्ट डी आता है आपका 20 नंबर के होते हैं ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर के करने होते हैं, और आपको चॉइस इसके अंदर मिलती है कि 3 होते हैं और आपको 2 करने, यानी आप कोई भी एक छोड़ सकते हैं। इसके अंदर जो है ऐसा टाइप होता है, कम से कम इसको आपने 1000 तक के वर्ड लिखने, 1000 नहीं तो कम से कम आपका अगर उसमें 5 नंबर के अंदर आपके 250 से ऊपर जा रहा है, 250 से 300 लिख रहे हैं, तो इसमें आपका 500 से लेकर 600-700 तक का होना चाहिए, यानी 3 से 4 पेज का ये आपका बनेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्या है, empowering the family means to provide holistic support to parents and children, justify this statement। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन शेल्टर एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ट्रेन पर्सन विद एएसडी। नेक्स्ट है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। आप देख सकते हैं बहुत कुछ है इसके अंदर लिखने के लिए, आप लिखते हुए थक जाएंगे, इतना है, लेकिन आपने अपने वर्ड्स को लिमिट देनी है और ऐसा लिखना है कि सामने वाले तक वो बात पहुंच सके आप क्या कह रहे हैं। कहानियां कभी नहीं लिखनी है, यानी कहानियां लिखने का मतलब मेरा यहाँ ऐसे टाइप लिखा हुआ है, ऐसे का मतलब होता है कि अच्छा बड़ा लिखना है, लेकिन आपको हेडिंग के साथ लिखना है, क्योंकि पेपर चेक करते वक्त कहानियां कोई नहीं पढ़ता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता पेपर चेकिंग करते वक्त कि आपके पैराग्राफ पढ़े जाए। तो इसलिए हमेशा अपने जो ऐसे टाइप या लॉन्ग क्वेश्चंस है उनको हेडिंग दे, ये चीज मेरी एडवाइस है, ताकि हेडिंग देखते समझ में आ जाए कि किस बच्चे को कितना आता है। नेक्स्ट पेपर जो है पेपर नंबर 11 है, करिकुलम एंड एजुकेशन प्रोग्राम, 60 नंबर का और 4 पार्ट्स में डिवाइड है। लेकिन अब नेक्स्ट पेपर से मैं सीधा क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सभी जो आपके पेपर हैं 60 मार्क्स के और 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब मार्क्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, कौन सा पार्ट आपका 5 नंबर का है या कौन सा 10 मार्क्स का, उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। सीधा जो बात की जाएगी आपकी क्वेश्चंस की जाएगी, और एक बार मैं इस पेपर में और बता दूंगी कि आपकी लिमिट कितनी रहेगी, कितने वर्ड्स की रहेगी। जो उसके बाद जो है उसमें वर्ड्स की भी लिमिटेशन नहीं बोली जाएगी, सिर्फ आपके क्वेश्चंस की बात की जाएगी। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन जो है पार्ट ए के अंदर कौन से आए हुए हैं। शॉर्ट फॉर्म है अगेन सारी, आपका फर्स्ट जो है IFSP, सेकंड आपका पैक्स, थर्ड ASD, नेक्स्ट आपका NCERT, और लास्ट जो है आपकी ITP। ये आपकी 5 शॉर्ट फॉर्म हैं, और आप देख सकते हैं जो आपके पेपर के अंदर जो है आपका IFSP और ITP, ये 2 हैं स्पेसिफिक दे रखी हैं आपके पेपर के अंदर, लेकिन जो बाकी हैं आपकी सिलेबस का ही पार्ट है, आपका कहीं अदर से नहीं दे रखा, आपका रिहैबिलिटेशन फील्ड से ही रिलेटेड है। आप देख सकते हैं NCERT जो है कह सकते हैं रिहैबिलिटेशन नहीं है, लेकिन आपका करिकुलम का ही पार्ट है। करिकुलम को फॉलो जो करने के लिए जो आपका NCF है
उसको करिकुलम फॉलो करते हैं। आपको नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम है और उसी के अंदर ही NCERT बुक्स भी आती हैं, उसी को फॉलो करते हैं, तो वहां से लिंक करती हैं सारी चीजें। तो आपका कहीं भी बाहर नहीं है, लेकिन आपको हाँ मेहनत 5 नंबर के लिए पहले भी जैसे बोला है करनी पड़ेगी। पार्ट बी के अंदर जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपका फर्स्ट जो है डिफाइन करिकुलम, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन मोटर स्किल, थर्ड है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल एंड प्ले स्किल, फोर्थ है आपका एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम स्किल कम्युनिकेशन स्किल, नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप एजुकेशन प्रोग्राम। ये आपके पांचों क्वेश्चन हैं। ये आपको ज्यादा लंबे नहीं लिखने हैं, आपके 2 मार्क्स के हैं। आप ज्यादा लंबे लिखकर क्या करेंगे, आपको ये जो 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स से 2.5 मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो 2 मार्क्स के लिए ही आपको लिखना है। 2 मार्क्स का आपका 1.5 नंबर जो है आपको मिलने वाला है। आपको बता दूं कि कभी भी 2 के 2 नहीं मिलते, हमेशा कुछ पॉइंट काटे जाते हैं, लेकिन 2 नंबर उसको मिलते हैं जो बहुत कम वर्डों में और बहुत अच्छे से जो चीज मांगी गई है एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लिख दे। तो इसलिए आपको इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको ये 3 से 4 लाइन में एक क्वेश्चन लिखना है। 3 से 4 लाइन का मतलब है आपका 30 वर्ड्स के अंदर मिनिमम बहुत है, 30 to 40 वर्ड्स मिनिमम आपके लिए इसमें मैक्सिमम बहुत है। अच्छा एक चीज और बता दूं, इसके अंदर जो चीज इसके अंदर मांगी गई है लाइक डिफाइन, तो डिफाइन अगर आप लिखेंगे तो किसी के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। डेफिनेशन का मतलब आपका अकॉर्डिंग होता है, या तो आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता, इसमें मार्क्स आपको तभी मिलेंगे। अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट लिख देंगे तो आधा मार्क्स मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जिस चीज की डेफिनेशन आपको लिखवाई गई है और होती है तो वो आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि 2 नंबर के अंदर ज्यादातर डेफिनेशंस और आप देख सकते हैं स्किल्स ही पूछी हुई हैं। इस पेपर के अंदर आपका डेफिनेशंस और आपका बहुत सारी मोटर स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रखी है, तो स्किल्स की एक्टिविटीज भी कई बार पूछ लेते हैं। मोटर स्किल क्या है उसके बारे में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्किल्स की पूछ लेते हैं जो इसमें भी पूछी हुई है। साथ ही साथ 2 एक्टिविटीज हर चीज की आपको याद रखिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन की 2 एक्टिविटीज आ जाती हैं कि 2 एक्टिविटीज लिखो, तो उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हर चीज की जो भी आपका उसके अंदर दे रखा है एक्टिविटी, साथ ही लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस पेपर के अंदर आपका लेवल है, प्राइमरी लेवल है, आपका सेकेंडरी लेवल है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग भी आ जाता है कि सेकेंडरी लेवल की 2 कम्युनिकेशन एक्टिविटीज बताओ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट सी है जो 25 नंबर का है और 5 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 दे रखे हैं, जिसमें से आपकी 2 चॉइसेस हैं, आप जिनको छोड़ सकते हैं। इसके अंदर एक चीज बता दूं मैं, फिर से एक बार आपके 3 से 4 पॉइंट्स मेरे को याद आ रहे हैं। ये जो है आपके 5 नंबर और 10 नंबर दोनों के लिए है। फर्स्ट चीज आपको लिमिटेशन है 5 नंबर की, आपकी 250 से आप 300 तक लिख सकते हैं और 1.5 से 2 पेज के अंदर सफिशिएंट आपका खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो 10 नंबर के लिए आपके पास जगह नहीं बचेगी। नेक्स्ट आपका दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब आप ये लिख रहे हैं दोनों 5 नंबर और 10 नंबर वाले, तो आपको पॉइंट्स में लिखना है, हेडिंग्स में लिखना है, इससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको उसके नंबर नहीं मिलते हैं, या ये कह सकते हो अच्छे नहीं मिलते हैं। इसके बाद तीसरा, आप रेड पेन और रेड पेन और ग्रीन पेन आप यूज नहीं करेंगे पेपर के अंदर। इसकी बजाय आप हेडिंग के लिए या अंडरलाइन करने के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे, आप गोल्डन का कर सकते हैं, आप ब्लैक का कर सकते हैं, पिंक का, अदर कलर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन कलर आप यूज नहीं करेंगे पेपर के अंदर। एक चीज और, अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं, हेडिंग आप डिफरेंट कलर से लिख रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन आप पॉइंट जब लिख रहे हैं, पॉइंट के अंदर का भी जो मेन पॉइंट है आप उसको अंडरलाइन किसी और कलर से कर दें, तो वो चीज जो आप कहना चाह रहे हैं वो हाईलाइट होगी और टीचर को ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपका जो आंसर शीट चेक करने में, तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। तो एक बार 5 नंबर के हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट आपका है हाउ कैन यू अडॉप्ट करिकुलम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द प्री लर्निंग स्किल। नेक्स्ट है इनलिस्ट वेरियस प्री वोकेशनल स्किल फॉर सेकेंडरी लेवल।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन है, state the importance of leisure and recreational skill for autistic children. Next, how do your cognition level affect the academic performance of the children? Next है आपका what is self help care, which domestic skill can be taught and vocational levels. Next last है आपका what is individual transition plan, what are its advantage. आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट दे रखे हैं, कुछ आपके जो है क्वेश्चन प्रैक्टिकल हैं. आपके जो फर्स्ट यूनिट के बाद आपके जो 3 यूनिट्स आती हैं, तीनों की तीनों आपकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है. तो इसलिए इस चीज पेपर में आप रेडी रहिए कि आपसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन जो है आपका पार्ट डी है. पार्ट डी के अंदर जो है आपके 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं. आपका फर्स्ट है डिफाइन करिकुलम, एक्सप्लेन वेरियस अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट. और नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द मोटर स्किल एंड सेल्फ हेल्प स्किल इन लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस मोटर स्किल एंड सेल्फ हेल्प स्किल फॉर प्राइमरी लेवल. उसके बाद आपका लास्ट जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IEP IFSP, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ IEP. सीधे से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस कंबाइन करके तीनों में पूछे हुए हैं. और प्रैक्टिकली ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी इसमें आया हुआ है इस बार, लेकिन हाँ जो प्रीवियस पेपर है उसके अंदर प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल को भी दिमाग में रख के चलिएगा. इसके अंदर प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आएंगे. लाइक एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर जो आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, आपका 4th क्वेश्चन है कि किस तरीके से आपका लेजर एक्टिविटी और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हेल्प करती हैं. आपका 5th जो है कॉग्निशन लेवल जो है किस तरीके से एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है कैसे इफेक्ट करता है, या कभी कभी इसको बढ़ाने की भी बात की जाती है कि किस तरीके से आप एकेडमिक परफॉर्मेंस को आप इंक्रीज कर सकते हैं. तो उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस आते हैं और इसको कवर करते हैं इस पेपर को. नेक्स्ट पेपर आपका पेपर नंबर 10 थेरेपेटिक्स एंड इंटरवेंशन इन ASD सेकेंड. इसमें पार्ट ए के अंदर फुल फॉर्म्स ही हैं और फुल फॉर्म्स हैं. फर्स्ट है आपकी यूनेस्को, CDD, EFA, PMK, VY. नेक्स्ट है आपकी EWS. पार्ट बी के अंदर व्हाट इज सीक्वेंसिंग इन रीडिंग, डिफाइन ट्रांजिशन प्लान, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंक्लूजन. आपका हाउ कैन द आई कॉन्टेक्ट be improved in children with ASD. Explain the term self awareness. आपके सीधे सीधे क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था व्हाट इज पूछा जाता है, डिफाइन पूछी जाती है, तो उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं. ये नेक्स्ट पार्ट इस पेपर का पार्ट सी है. इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड आते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है प्रैक्टिकल ही बेस्ड है. फर्स्ट आपका देख सकते हैं हाउ कैन वी सपोर्ट द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरास. नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इम्प्रूव द सिटिंग टॉलरेंस. नेक्स्ट हाउ डू वी ट्रेन चिल्ड्रन विद ASD फॉर गुड राइटिंग. नेक्स्ट आपका हाउ विल यू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर और लेस फॉर अ 7-year ASD चाइल्ड. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज स्क्रिबलिंग, What is the impact of puberty? Next है आपका define the term paper support. ये आपका सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं. आपका फर्स्ट भी प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपका थर्ड भी आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपका मेथड पूछे हुए हैं सिटिंग टॉलरेंस के, वो भी मेथड बेस्ड है. बट इस स्क्रिबलिंग ये आपका जो है थ्योरी बेस्ड है. और व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ प्यूबर्टी, वो थ्योरी भी कह सकते हैं, प्रैक्टिकल से भी बात है, रिलेटेड है. और आपका 7 क्वेश्चन भी आपका थ्योरी बेस्ड है. तो देख सकते हैं मिक्सचर है दोनों चीजों का. पार्ट डी देखते हैं. पार्ट डी में क्या है, डिस्क्राइब द कॉमन बिहेवियर चैलेंजेस फेस्ड बाय द फैमिली ऑफ चिल्ड्रन विद ASD. नेक्स्ट है व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स टू बी डन फॉर द स्मूथ implementation of inclusive education. Next, write in essay on counseling skill. आप पेपर देख सकते हैं और इसको इस तरीके से आपने तैयारी करनी है, तो आप जरा ध्यान से देख लीजिए किस तरीके के पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं,
और किस हिसाब से आगे आपको तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक को किस तरीके से कवर करना है। ये आपका 9 पेपर थेरेपेटिक्स एंड इंटरवेंशन इन एएसडी फर्स्ट है, और इसके अंदर सबसे पहले जो है पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चंस कर रखे हैं फुल फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है आपका एएसी, नेक्स्ट टीच, कार्स, डिपमेड, डीएसटी। ये आपके सारी फुल फॉर्म्स है। फर्स्ट ईयर के टूल्स भी इसके अंदर पूछे गए हैं। कार्स जो है आपका टूल है, और फर्स्ट ईयर के अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा था और उसी के बारे में फुल फॉर्म है। टीच भी आपने लास्ट ईयर जो है पढ़ा है। उसके बाद आपके पार्ट बी के अंदर जो है व्हाट डू यू मीन बाय इकोलेलिया, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप बिहेवियर, mention 2 cause of ASD, mention 2 behavior management techniques suitable for children with ASD, what do you mean by sensory integration therapy। ASD स्पेसिफिक है तो ASD स्पेसिफिक ही इन्होंने इन थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं। पार्ट सी के अंदर जो है क्वेश्चन हाउ विल यू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल इन चिल्ड्रन विद ASD। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ABA। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ occupational therapy in the early childhood period of children with ASD। Next है explain the role of speech and language therapies in early intervention of children with disability। Next है what are the interpersonal skills, write down the strategies to develop interpersonal skill। Next है what is the social referencing, explain the teaching method of social referencing। ये जो आपका पूरा का पूरा पेपर है आपका इसी पे बेस्ड है कि आपको कैसे इम्प्रूव करोगे, किस तरीके से उनमें जो कमियां हैं एसडी बच्चों में सुधारोगे, चाहे वो स्पीच है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे आपका सोशल रेफरेंसिंग है, चाहे इंटरपर्सनल स्किल है। तो आपने पूरा का पूरा ये वाला पेपर और पेपर नंबर 2 भी उसके अंदर जो आपका चीजें दे रखी हैं वो आपने इसी तरीके से करना है कि ये होता क्या है, कौन सी स्किल्स हैं उसकी इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो उसके बेहाफ पे यही बनता है कि किस तरीके से आप एसडी बच्चों में इम्प्रूव करोगे उसको। तो उसी बेहाफ पे आप अपने टॉपिक्स जो है तैयार करिएगा, अपने नोट्स जो है उसी तरीके से पढ़िएगा। नेक्स्ट पार्ट डी के अंदर है आपका critically discuss the need of medical intervention for ASD, discuss the different sensory integration method for children with ASD। लास्ट है आपका explain different techniques of AAC suitable for children with ASD। AAC जो है किस तरीके से ASD बच्चों के लिए कौन सी टेक्निक्स हैं उसकी जो उसके लिए सुटेबल हो और उनमें इम्प्रूवमेंट नजर आए, ऐसी कौन सी एएसी की स्ट्रेटेजीज हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है टेक्निक्स को। नेक्स्ट जो पेपर है आपका पेपर नंबर 4 है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, और ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर का ही है, आप कोड देख सकते हैं लेकिन इसके अंदर पेपर नंबर गलत दे रखा है तो इसलिए थोड़ा टाइपिंग की गलती हो गई है। इसके अंदर जो है आपका फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म में CRC, UDL, TLM, LD और निपिट दे रखा है, ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं है, सारी इजी है इस बार तो इसमें। नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं राइट एनी 4 बैरियर्स टू मेक अ स्कूल इंक्लूसिव। नेक्स्ट है डिफाइन करिकुलम, नेक्स्ट है डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय क्लासरूम रेमेडीज, नेक्स्ट है इंटरनेट टीचर्स। तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं डिफाइन और 2 नंबर के अंदर कॉन्सेप्ट ही दे रखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। पार्ट सी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है एंडेंजर्ड डेल मॉडल, उसके बाद डिस्कशन द रोल ऑफ एसएसए। नेक्स्ट आता है ब्रीफ एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करिकुलम एडेप्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है डिफाइन टास्क एनालिसिस, व्हाट आर द मेथड ऑफ टास्क एनालिसिस। नेक्स्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई स्पेशल नीड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है डिस्कशन द रोल ऑफ फैमिली इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी तरीके से पार्ट डी के अंदर जो है व्हाट इज द रिसोर्स रूम, व्हाट आर द पॉइंट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ऑर्गेनाइज आर रिसोर्स रूम।
Brief explain the continue and comprehensive evaluation inclusive education. Last question है, what is the role of special educator in inclusive education? ये आपका लास्ट पेपर यानी थर्ड पेपर आपका एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट के अंदर है MHRD, रमसा, और इसमें जैसे कि मैंने बोला था कभी कभी डैश भी आ जाती हैं, तो डैश दे रखी हैं। फर्स्ट आपकी जो डैश है फर्स्ट उसके अंदर यानी थर्ड वाला में है, किंडरगार्टन मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था किंडरगार्टन, उसके बारे में पूछा गया है। फोर्थ वाले के अंदर डैश है आपकी, डैश इज आल्सो नाउ एज अ पार्टिसिपेशन फिलोसफी। नेक्स्ट है आपका WHO की फुल फॉर्म पूछी हुई है, द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज। सेकेंड पार्ट बी के अंदर राइट द ब्रीफ मीनिंग ऑफ एजुकेशन, आपका लिस्ट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका राइट द एडवांटेज ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है राइट एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। सीधे सीधे क्वेश्चंस है, कोई घुमा के नहीं है इसके अंदर। आगे देखते हैं कैसे आया हुआ है पेपर। पार्ट सी का ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2009। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ विल यू ऑर्गेनाइज अ स्पेशल स्कूल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। थर्ड आपका है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी इन जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। लास्ट आपका है व्हाट आर द एम ऑफ स्पेशल एजुकेशन। पार्ट डी के अंदर जो है आपका व्हाट इज आइडियलिज्म एंड राइट इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट सेकंड है आपका रोल ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड मास मीडिया एज इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एक्सप्लेन इन डिटेल। थर्ड लास्ट है आपका व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफ द स्कूल। सारे सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला पेपर। अब आपको पता लग ही गया होगा किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी यूनिट में से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसी तरीके से तैयारी करिएगा। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आप मुझसे किसी और तरीके की हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप पेपर होने से पहले वो वीडियोस लेकर आऊं। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी तरीके की इंक्वायरी है आप वो भी कर सकते हैं, तो मैं उसका भी जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जाने से पहले एक बार अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही इंफॉर्मेशंस के लिए और अपडेट्स के लिए आप जल्दी से चैनल्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जिससे ये जो वीडियो है वो सभी सेकेंड ईयर वाले बच्चों तक क्वेश्चंस पेपर पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो वंस अगेन एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।